देख सकते हैं कि भारत का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। भारत का इतिहास एवं संस्कृति को इतिहासकारों के द्वारा मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत जो कि 750 एडी तक है, मध्यकालीन भारत 750 से लेकर 1757 एडी तक, और तीसरा है आधुनिक भारत जो कि 1757 से 1947 एडी तक हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के बारे में। तो हम लोग चलिए देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला आता है प्रागैतिहासिक एवं पाषाण काल, जिसका समय 26 लाख से 3000 BC के बीच है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता 2350 BC से 1750 BC तक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैदिक संस्कृति जो कि 1500 BC से 600 BC के मध्य है। महाजनपदों का उदय किस प्रकार से होता है भारत में, इसका भी अध्ययन करेंगे। धार्मिक आंदोलन जो कि बौद्ध एवं जैन धर्म के बारे में, इसका उत्थान और पतन किस प्रकार होता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। मगध का उदय किस प्रकार होता है। ईरान एवं यूनानी आक्रमण भारत पर किस प्रकार करते हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। 321 से लेकर के 185 BC के मध्य इसका समय है। मौर्योत्तर काल के बारे में 200 BC से लेकर के 300 AD के बीच है। गुप्त काल 319 AD से 550 AD के बीच है। गुप्तोत्तर काल 550 AD से लेकर के 750 AD तक के बीच का अध्ययन करेंगे। इसके बाद पुष्यभूति वंश है। दक्षिण भारत का इतिहास है, इसमें महत्वपूर्ण है संगम युग, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश एवं चोल वंश का अध्ययन करेंगे। एवं इसके साथ बंगाल एवं कश्मीर का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने से पहले आपको बता दें ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रागैतिहासिक एवं पाषाण काल की तरफ, जिसका समय 26 लाख से 3000 BC के बीच समय माना जाता है। और शुरुआत करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस है और इनके बुक का नाम हिस्टोरिका है। और मुख्यतः इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल, आर्ध ऐतिहासिक काल और उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल का जो समय है वो लगभग 26 लाख से 3000 BC के बीच माना जाता है। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं दोस्त, कि मनुष्य के द्वारा जो घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में पाषाण काल है। और इस समय जो है मनुष्य आखेटक जीवन जीते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा करके घूम के अपना जीवन यापन करते थे। और पत्थरों का जो है प्रयोग सर्वाधिक बार किया जाता है। और अगर बात करें तो भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की थी। उसके बाद चलते हैं हम लोग आर्ध ऐतिहासिक काल में। इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता है। इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसका भी आगे हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। इसमें साहित्यिक साक्ष्य मिलना प्रारंभ हो जाता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जो कि हम लोग वैदिक से आगे अध्ययन करेंगे। और मुख्यतः इतिहास में हमें 2 शब्द जो है संस्कृति और सभ्यता हमेशा दिखलाई पड़ता है। तो संस्कृति किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। ये लोगों का आचार व्यवहार, एक दूसरे पे विश्वास करना, जीवन जीने का तरीका, कला, धर्म, दर्शन इत्यादि को ही हम लोग संस्कृति के तहत लाते हैं। और ये मनुष्य के जो है सामूहिक योगदान से बुने गए होते हैं संस्कृति। और ये सुविधा के आधार पर कुछ को उच्च और तथा कुछ को लोक संस्कृति भी कहते हैं। और सभ्यता इसी का मानकीकरण की अवस्था है
जब संस्कृति में एक उन्नत तकनीकी अवस्था और भौतिक उत्तम समृद्धि को प्राप्त कर लिया जाता है तो इसे ही हम लोग सभ्यता कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जब लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसमें एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं पाषाण काल दिया था, तो अब हम लोग पाषाण काल के बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो पाषाण काल को भी आप देख सकते हैं कि इसमें मानव का उद्विकास किस प्रकार से होता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मानव के द्वारा हिम काल से किस प्रकार से वो बाहर निकलकर अपना विकास करते हैं, और मानव द्वारा पाषाण उपकरणों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव का उद्विकास हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं अभी। तो मानव उन स्तनपायी जीवों की जाति का था जिन्हें प्राइमेट कहते हैं। इसमें मुख्यतः वानर, लंगूर, छछूंदर शामिल है। और मानव का जो उद्विकास है वो मुख्यतः वानर से ही माना जाता है। तो मानव का जो उद्विकास माना जाता है वो मुख्यतः वानर से माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मानव का जो उद्विकास हुआ है वह करीब 35 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है, जो कि एक कपी समूह उष्णकटिबंध के घने जंगलों से वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, और जिससे कि उनकी संख्या जो है निरंतर वो बढ़ती चली जाती है, और वो धीरे धीरे जो है मैदानी भाग में आ जाते हैं और वहाँ पे जीवन जीने के लिए वो पूर्ण रूप से अनुकूलित हो जाते हैं। इससे 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। पहला कि ये कि मानव उपकरण का प्रयोग करना सीख जाते हैं, जो कि पाषाणों यानी कि पत्थरों का उपकरण बनाना सीख जाते हैं, उसका उपयोग करना सीख जाते हैं। अर्ध उतान मुद्रा में वो चलना सीख जाते हैं, जिससे उनका हाथ क्या होता है, मुक्त हो जाता है, पूर्ण रूप से फ्री हो जाता है, और इससे क्या होता है, शारीरिक ढांचे में परिवर्तन आता है, जिससे वो विकास की तरफ धीरे धीरे अग्रसर होते हैं। अब इसमें मानव का जो उद्विकास हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है, बल्कि वो धीरे धीरे हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से ही हुआ है, जिसमें इसमें चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। ये यही बताते हैं कि मानव का जो विकास है वो अचानक नहीं बल्कि क्रमबद्ध तरीके से माना जाता है। और लगभग 26 लाख बीसी से लेकर के 10,000 बीसी के बीच जो है प्राइमेट से मानव का विकास माना जाता है, जिसे हम लोग निम्न चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मानव का जो विकास हुआ था वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, होमो सेपियंस के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। यह लगभग इसका जो समय था वो 55 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। यह मुख्यतः 2 पैरों वाला मानव था। इसके उभरे पेट थे, मस्तिष्क का आकार बहुत छोटा था, और यह मुख्यतः अफ्रीका के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस सबसे पहला जो है यह वानर मानव था। सबसे पहला ये वानर मानव था जो पूर्ण रूप से क्या था, सीधा चल सकता था, जो कि मध्य अफ्रीका के क्षेत्र में पाया गया है, और इसे ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया है। ये पूर्ण रूप से पशुओं की तरह जो है नंगे रहते थे और बाहर खुले में रहते थे। ये मुख्य रूप से ये फल, कंदमूल, कीड़े मकोड़े इत्यादि खाकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। और यह नर वानर था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है यह नर वानर था, और इस प्रजाति में जो है वानर और मनुष्य दोनों के लक्षण विद्यमान थे। मतलब ऑस्ट्रेलोपिथिकस में वानर और मनुष्य के जो है दोनों के लक्षण विद्यमान थे। अब हम लोग चलेंगे होमो हेवेलिस की तरफ। होमो हेवेलिस मानव जाति का जो है समय 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच माना जाता है। यह पूर्ण रूप से हाथ वाला मानव था। यह पत्थरों को तोड़कर औजार
के रूप में इस्तेमाल करते थे। इनके मस्तिष्क जो है 500 से 700 सीसी के बीच पाया गया है और यह भी मुख्यतः अफ्रीका के क्षेत्र में ही पाया जाता था। और होमो हेवेलिस जो है वो ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद दिखाई पड़ता है और होमो हेवेलिस के बाद फिर हम लोग चलेंगे अब होमो इरेक्टस की तरफ। इसका कालक्रम जो है 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। ये मुख्यतः पत्थर का हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स के निर्माण और अग्नि के आविष्कारक का श्रेय होमो इरेक्टस को जाता है। इनके मस्तिष्क का आकार भी होमो हेवेलिस से बड़ा था, 850 से 1200 सीसी के बीच था और ये पहली बार जो है अफ्रीका से बाहर दिखाई पड़ते हैं। चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण एशिया जैसे क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। और इनमें एक खास बात ये था कि ये होमो हेवेलिस से लंबी दूरी की यात्राएं करते थे। होमो इरेक्टस जो है वो होमो हेवेलिस से लंबी दूरी की जो है यात्राएं करते थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे निएंडरथल्स। ये भारी भरकम वाला मनुष्य होता था। ये कर्म कांड को मानने वाले मनुष्य थे निएंडरथल्स और शवों को दफना, इसके साथ ये लोग सामग्रियाँ, औजार, उपकरण इत्यादि भी साथ में जो है मनुष्य के साथ दफनाते थे। और इनका मस्तिष्क का आकार 1200 से लेकर के 1400 सीसी के बीच पाया जाता था। इसके बाद आता है होमो सेपियंस। ये अति बुद्धिमानी जाति के थे। ये उच्चतर भाषा का प्रयोग भी करते थे, कला प्रदर्शक भी थे और इनके मस्तिष्क का आकार जो है वो लगभग 1400 से 1600 सीसी के बीच पाया जाता है। मुख्यतः यहीं से पूर्ण रूप से जो है मानव का विकास माना जा सकता है। तो अब हम लोग आगे यहाँ पे देखेंगे कि मानव का जो विकास क्रमबद्ध तरीके से हो रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं मानव के जिन्स में जो है वो परिवर्तन हो रहा था। तभी उनके मस्तिष्क का आकार जो है वो धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से बढ़ रहा था। उससे शारीरिक लक्षण भी बढ़ रहे थे और उनमें बौद्धिक और कलात्मक प्रतिभा का जो है विकास बढ़ रहा था। इसके साथ साथ उसमें भाषा, संचार, विज्ञान, कला, दर्शन जैसे अन्य तत्वों का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। इसमें एक विसरण का सिद्धांत जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह माना जाता है कि मानव का जो विकास था वो अफ्रीका में ही हुआ था। यहीं से जो है मानव जाति पूरी दुनिया में फैलती है, जिसका जो प्रमाण है हमें ओल्डवाई झील तंजानिया और तुर्काना झील केन्या में प्राप्त होता है। यहीं से जो है मानव के जीवाश्म और पाषाण उपकरण के जो है नमूने वो पाए जाते हैं, ओल्डवाई झील तंजानिया और तुर्काना झील केन्या से। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से मानव का मस्तिष्क में परिवर्तन होता चला गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मानव के विकास और पर्यावरण के साथ उनका क्या संबंध था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव कहीं ना कहीं यहाँ से निकल करके धीरे धीरे वो होमो सेपियंस तक जाती है, जो कि अफ्रीका से निकल करके मानव जो है यूरोप, अमेरिका, भारत जैसे क्षेत्रों में फैलती है। इस क्षेत्र में जो है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, सोहन घाटी। तो मानव का संबंध जो है इस प्रकार से पर्यावरण के साथ था कि वो धीरे धीरे बर्फ़ के क्षेत्रों से निकलकर शुष्क और गर्म जैसे क्षेत्रों में आती है और वहाँ से धीरे धीरे मैदानी इलाकों में, जो कि यूरोप, अमेरिका, भारत जैसे क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं कि जब मानव का विकास हो रहा था तो कहीं ना कहीं उस समय हिमकाल का दौर चल रहा था। पृथ्वी पर लगातार जो है वो बर्फ़ की आंधियाँ चलती थी, मोटी मोटी बर्फ़ की चादरें बिछी रहती थी, जिससे मनुष्य का जीवन जो है अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण हो गया था। और इसी में जो है बड़े बड़े हिमकालों के बीच में ही कभी कुछ गर्म एवं शुष्क मौसम आते थे, जिसे इंटरग्लाशियर कहा गया है। इसी चरण में जो है मानव
प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं और अपनी उत्तरजीविका को कायम रखते हैं। इस काल को ही अत्यंत नूतन काल कहा गया है। तो इससे मानव के द्वारा जो है पाषाण उपकरण का निर्माण करना सीख जाते हैं। और हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि वो पाषाण उपकरण का निर्माण करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें पाषाण औजारों के प्रकार एवं दक्षता के आधार पर इसे 3 भागों में जो है बांटा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में जो बांटा गया है वो पूरा पाषाण काल 26 लाख से 10,000 BC, उसके बाद मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर के 6,000 BC, और उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 6,000 से लेकर के 3,000 BC के बीच देखा जाता है। पूरा पाषाण काल को यह माना जाता है कि सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण रहा था ये मानव जाति के लिए। इस समय जो है भोजन इकट्ठा करने वाला समुदाय के रूप में रहा, लेकिन ये 10,000 BC के आसपास आते आते यानी कि अत्यंत नूतन युग के आसपास समाप्त हो जाता है। और जब नूतनतम का आगमन होता है तो मानव धीरे धीरे खाद्य उत्पादक के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमो सेपियंस सेपियंस, कि किस प्रकार से इनका जो है विकास धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से हो रहा था। और यह अत्यंत नूतन काल से जो है निकल कर यह नूतनतम काल तक में आकर के सीमित होते हैं। और पाषाण काल को जो है मुख्यतः आपको पहले भी बताए हैं कि उसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में जो है कहीं कहीं मानव के द्वारा कृषि और पशुपालन दिखाई पड़ता है। और नव पाषाण काल में मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन, अस्थायी जीवन, जिससे कि उत्पादक का क्षमता बढ़ जाता है। यानी मतलब ये कि ये लोग उत्पादन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की अवस्था में तब्दीली हो जाते हैं, उसके 2-4 कारण हैं कि मनुष्य जो है पूरा पाषाण में किस प्रकार से शिकारी के रूप में अपना जीविकोपार्जन करते थे, वहीं फिर पूर्ण रूप से जो है नव पाषाण काल में और कहीं कहीं मध्य पाषाण काल में जो है कृषि, पशुपालन और अस्थायी जीवन जैसे गतिविधियों में वो संलग्न होते दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें जो विद्वानों ने इसके पीछे कई कारण ढूंढे हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है जलवायु परिवर्तन। आर पेम्पली और गॉर्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार ये बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन होने से ही मनुष्य के द्वारा जो है खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर अग्रसर होते हैं। ये लोग भोजन को एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं और वहाँ से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि को माना जाता है। इसमें मिनफोर्ड और मार्क कोहेन जैसे इतिहासकार यह बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है मतलब इसमें मानव का जो संख्या था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कि बढ़ने के बाद वो लोग धीरे धीरे मेसो अमेरिका, यूरोप, एशिया जैसे क्षेत्रों में पहुंचते हैं। और इससे क्या होता है कि भोजन पर दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है खाद्य उत्पादक संभव हो पाता है। तो मिनफोर्ड और मार्क कोहेन खाद्य उत्पादक का मुख्य कारण क्या मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि का एक कारण मानते हैं। इसके बाद चलते हैं उत्पादन संबंध का सिद्धांत, जो कि बारबरा वेंडर के द्वारा दिया गया है। तो ये बताते हैं कि जब मनुष्य को वस्तु यानी कि तांबा का ज्ञान होता है, जिससे वो लोग चाकू का निर्माण कर लेते हैं और इससे उत्पादन संभव हो पाता है। और चौथा एक कारण है सांस्कृतिक संबंध, जो ब्रेडवुड के द्वारा बताया जाता है। यह बताते हैं कि कहीं न कहीं ये लोग का आपसी सांस्कृतिक संबंध था, जिससे कि खाद्य उत्पादक संभव हो पाया। अब अगर हम बात करें कि भारत में पाषाण काल के बारे में, तो जिस प्रकार मानव के जो जीवाश्म है अफ्रीका तथा यूरोप जैसे देशों में प्राप्त होते हैं,
परंतु भारत में नहीं मिलते। तो भारत में जो है पाषाण काल का जो अध्ययन है वो पत्थर के औजारों तथा पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर किया जाता है। और पाषाण काल को जो है भारत में 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जो कि निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 BC, उसके बाद ये पूरा पाषाण काल है जो कि 5 लाख से 10,000 BC, मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 BC और नव पाषाण काल 6,000 से 3,000 BC के बीच देखा जाता है। पूरा पाषाण काल को जो है एक सबसे लंबा पाषाण काल माना जाता है और मुख्यतः इसे भी 3 भागों में बांटकर देखा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोग अब देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका समय 5 लाख से लेकर के 5,000 BC के बीच है। और निम्न पूरा पाषाण काल जो है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस से संबंधित है, प्लस आग का आविष्कारक या आग के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुका था। ये काल जो है मानव उद्विकास का शुरुआती काल था और ये लोग मुख्यतः कौर पर उपकरण का निर्माण करते थे और ये लोग कठोर पत्थर पर जो है औजार का निर्माण करते थे, जिसमें कि हैंड एक्स, चॉपर, क्लीवर, चॉपिंग इत्यादि आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग इत्यादि है, जो कि कहीं न कहीं काटने के लिए, छीलने के लिए, खोदने का इस्तेमाल में आता था। निम्न पूरा पाषाण काल में एक और था, एक और बात है कि चॉपिंग जो पेबुल संस्कृति थी, पेबुल यह पंजाब की सोहन घाटी, यानी कि वो पाकिस्तान वाला पंजाब है, ये सोहन घाटी से प्राप्त हुआ है। और इसमें पूरा पाषाण कालीन मानव को जो है इसमें कृषि का ज्ञान नहीं था और ये लोग मुख्य रूप से वनों से जो है आखेट, यानी कि शिकार करके मारे गए पशुओं पर निर्भर थे। इसके अलावा ये लोग नदी या फिर झीलों से पकड़ी गई मछलियों आदि पर पूर्ण रूप से ये लोग निर्भर होते थे। इस काल के कई सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि सोहन घाटी, पाकिस्तान, अभी आपको इससे पहले ही बता चुके हैं। यहाँ से आइस एज के साक्ष्य मिलता है। बेलन घाटी में यहाँ से तीनों काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा भीमबेटका, दिदवाना राजस्थान और इसमें दक्षिण भारत, पल्लवरम और अतिर पक्कम, गिडलूर इत्यादि आते हैं। भारत में जो पहला हैंड एक्स था वो 1863 ईस्वी में पल्लवरम, यानी कि चेन्नई के समीप रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्राप्त किया था। और अगर हम लोग बात करें निम्न पूरा पाषाण काल का, तो इसका जो क्षेत्र था वो केरल तथा ऊपरी गंगा घाटी को छोड़कर देश के लगभग सभी स्थानों से निम्न पूरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग चलेंगे मध्य पूरा पाषाण काल की तरफ, जिसका समय 50,000 से लेकर के 40,000 BC के बीच पाया जाता है और यह निएंडरथल से संबंधित माना जाता है। और मध्य पूरा पाषाण काल को जो है फलक संस्कृति काल के नाम से भी जानते हैं और इसमें मानव जो है नरम पत्थर पर उपकरण बनाना सीख जाते हैं, जो कि फलक औजार पर बने औजार है। इसमें फलक औजार में मुख्यतः खुरचनी, बेधक, तछनी इत्यादि आते हैं। खुरचनी जो है मुख्यतः पेड़ की छाल या जानवरों का चमड़ा उतारने का काम आता था। तछनी जो है मुलायम पत्थरों या फिर हड्डियों, गुफाओं की दीवारों पर नक्काशी के लिए होता था। और इसका जो महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पूरा पाषाण काल का, वह गोदावरी तट, महाराष्ट्र तथा नर्मदा घाटी इत्यादि के क्षेत्रों में देखा जाता है। इसके अलावा
दक्षिण भारत, दक्कन, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा में भी मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य पाए गए हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे उच्च पुरापाषाण काल की तरफ। यह पुरापाषाण काल का अंतिम काल था। यहाँ तक आते आते मानव जो है लगभग आधुनिक हो चुका था और इसमें कई गतिविधियों में इसमें परिवर्तन आते हैं, जैसे हड्डी के औजारों का प्रयोग करना सीख जाते हैं, ब्लेड, बेधक, बेदनी जैसे औजारों का प्रयोग यहाँ पे दिखलाई पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे हार्पून और सुई का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है, जो कि मछलियों को मारने का काम आता था। इसके साथ उच्च पुरापाषाण काल में जो है कला और चित्रकला का भी दिखाई पड़ता है। जिसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, वो बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। इसके अलावा पटने, महाराष्ट्र से जो है शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रकारी प्राप्त हुई है। और अगर विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो स्पेन में अल्तामीरा, फ्रांस में लास वेलाग और भारत के भीमबेटका जैसे क्षेत्रों में जो है कि गुफाओं में चित्रकारी दिखाई मिलता है। और भारत में यह जो है महाराष्ट्र, राजस्थान, विंध्याचल एवं छोटा नागपुर जैसे क्षेत्रों तक फैलती दिखती है। आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं पैलियोलिथिक साइट्स किस प्रकार से ये फैला हुआ है लगभग पूरे भारत क्षेत्र में। इसके अलावा आप इसके औजार को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चॉपर है जो कि खोदने और छिलने के काम आता था। ये बाई फेस है, ये काटने का काम आता था। ये लोअर पैलियोलिथिक है, निम्न पुरापाषाण काल। उसके बाद ये उच्च पुरापाषाण काल का है, नाइफ, ये भी काटने का काम आता था। स्क्रैपर। उसके बाद ये अपर पैलियोलिथिक का है, इसमें मुख्यतः ब्लेड, हार्पून जो कि मछलियों को पकड़ा जाता था या मारा जाता था, स्पीयर थ्रोवर जो कि भाला के रूप में चला करके मारा जाता था, इत्यादि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे मध्य पाषाण काल की तरफ, जिसका समय 10,000 से लेकर के 6,000 BC के बीच देखा जाता है। यह काल जो है मुख्यतः संक्रमण का काल माना जाता है। मध्य पाषाण काल को जो है पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के बीच का जो है इसको संक्रमण का काल माना जाता है। इस समय जो है जलवायु में बदलाव आ चुका था, जिससे मनुष्य जो है शिकारी के रूप में ही था, लेकिन उसमें उनके शिकार करने के तरीके में जो है बदलाव आ जाता है, जो कि मछली पकड़ना, छोटे छोटे जानवरों एवं पक्षियों का भी शिकार करना और इसके साथ खाद्य वस्तुओं को बटोरना था। उन्हें दूर से फेंक कर मारने का अस्त्र का प्रयोग कर लेते हैं, जो भाला के रूप में देखते हैं। इसके अलावा तीर धनुष मुख्य औजार थे इनके, और छोटे छोटे पत्थरों के औजार भी बनाए गए थे, जो कि तिकोना के रूप में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तीनों तरफ से शिकार या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये अर्धचंद्राकार है, जो कि ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और ये ट्रैप है। और मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि आदमगढ़ MP, उसके अलावा बागोल राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाने की भी विधि प्राप्त हुई है, और हड्डी के उपकरण का प्रयोग करने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो कि सराय नहर राय, महादहा और चौपानी मांडो, ये तीनों ही मिर्ज़ापुर में है।
जहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मध्य पाषाण काल में कुत्ता जो है पालतू के रूप में दिखाई देता है। और मध्य पाषाण काल में ही गर्त चूल्हा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं भोजन पकाने की शुरुआती अवस्था माना जा सकता है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं सराय नहर राय, महादहा, चौपानी मांडो, ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये फैला हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में आग का जानकारी जो है किस प्रकार से हो गया था। और यहाँ पे आग को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे आप मेसोलिथिक टूल्स देख सकते हैं, बोन्स एंड एवरी यूज्ड, मतलब ये हड्डी के बने उपकरण थे। ये ब्लेड, कोर, नाइफ्स, चिज्जल, ट्रेंगल, पर्लिन, डगर, पॉइंट इत्यादि जो है उपकरण के रूप में यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ये छेनी के रूप में जाना जाता था इसे। अब यहाँ पे आप दूसरे चित्र के माध्यम से भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पत्थर को रगड़ कर आग निकालने का प्रयास यहाँ पे एक दूसरे विधि के द्वारा। अब चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ, जो कि 6000 से लेकर के 3000 BC के बीच माना जाता है। तो इसमें नवपाषाण काल शब्द का जो प्रयोग है वो जॉन लुआक ने 1865 में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में किया है। और इस समय जो है नवीन गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बदलते चले गए। इसमें पहले से जो औजार बनते आ रहे थे, इसमें अब ज़्यादा बेहतर औजार बनने लगे। औजारों को रगड़ कर, घिस कर, पॉलिश कर, खुदखुदा कर बनाया जाने लगा। और इन औजारों में मुख्यतः कुल्हाड़ी के रूप में भी देखा जाता है। नवपाषाण काल में कृषि का जो है बड़े स्तर पर प्रारंभ हो जाता है। पशुपालन की शुरुआत दिखाई पड़ती है। यहाँ पे मृदभांड का निर्माण दिखाई पड़ता है। चाक का पहिया का इस्तेमाल दिखाई पड़ता है। अनाज को पीसने के सील का निर्माण दिखता है। इसमें मूसल का प्रयोग किया जाता है। और एक जगह ये लोग पूर्ण रूप से अस्थाई रूप से रहने लगते हैं, जिससे कि ग्रामीण समुदाय का विकास होता है। विद्वानों का एक ये भी मानना है कि नवपाषाण काल को जो है एक क्रांतिकारी काल माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कृषि, पशुपालन इत्यादि का निर्माण होता है। और इस समय बहुत सारे चीज़ बदलाव होते नज़र आते हैं, जो कि डी गोल्डन चाइल्ड के द्वारा यह बताया जाता है। और ये बताते हैं कि यह बदलाव जो है कृषि के कार्य में, पशुओं को पालने के कार्य में, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश, मृदभांड बनाना, ग्राम समुदाय का आरंभ किस प्रकार से देखा जाता है। तो ये सारे जो है नवपाषाण काल के ही माने जाते हैं। आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि नवपाषाण काल में मानव किस प्रकार से घर बना करके अपना जीविकोपार्जन करते थे। यहाँ पे किस प्रकार से कृषि कार्य किया जाता था। नवपाषाण काल के जो है प्रमुख स्थल हैं, लगभग पूरे भारतीय क्षेत्र में ही पाया गया है। अब न्यूलिथिक एज आप यहाँ पे इनका टूल्स देख सकते हैं कि किस प्रकार कुल्हाड़ी का इस्तेमाल, ब्लेड, यहाँ पे तीर का इस्तेमाल इत्यादि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह हार्पून मछली मारने का था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मनुष्य की शुरुआती दौर था तो किस प्रकार से उनका जो मस्तिष्क का आकार था, और जब मस्तिष्क का आकार 650 cc के आसपास था तो वो किस प्रकार का काम करते थे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जैसे मनुष्य
में क्रमबद्ध तरीके से विकास होता चला जाता है, वो उसी प्रकार से अपना यहाँ पे उनका विकास दिखाई पड़ता है। उपकरण का भी इस्तेमाल करना ज़्यादा सीख जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अब बड़े जानवरों का शिकार किया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखिए कृषि और शिकार दोनों दिखाई पड़ता है। यहाँ पे इससे भी बड़े जानवरों का शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो है बड़े के साथ छोटे जानवरों का भी शिकार, और पालतू के रूप में यहाँ पे आप कुत्ता देख सकते हैं। तो बात करेंगे कि मानव के द्वारा जब कृषि के तरफ वो लोग विकास कर रहे थे, तो इसे इजराइल और जॉर्डन में सर्वप्रथम माना जाता था। लेकिन अब यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में स्वतंत्र रूप में जो है कृषि का विकास हुआ, जो कि पश्चिम एशिया वालों ने सर्वप्रथम जो है जौ तथा गेहूं से अवगत कराया। वहीं भारत ने जो है चावल और कपास का ज्ञान दिया, तो वहीं अमेरिकियों ने सर्वप्रथम मक्के की खेती की। और पहले बोई जाने वाली फसल जो है जौ, गेहूं, चावल, कपास, मक्का को माना जाता है। भारत में नवपाषाण काल में जो है क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है, जो कि उत्तर पश्चिम, उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी मध्य भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के रूप में दिखाई पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से क्षेत्रीय भिन्नता थी, जिसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कि उत्तर पश्चिम जो है मुख्यतः 7000 से 3000 BC के बीच माना जाता था, और यहाँ जो है जौ, गेहूँ तथा खजूर के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसमें ये बताया जाता है, माना जाता है कि मेहरगढ़ वालों ने ही सर्वप्रथम कपास की खेती की, इसका भी साक्ष्य प्राप्त होता है। ये लोग मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लोग मुख्यतः जो कच्ची ईंटों के आयताघर बना करके रहते थे, इसका भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें अन्नागार बनाए गए हैं। ये लोग भेड़, बकरी, पशुपालन इनका मुख्य पेशा के रूप में था, और ये लोग जो है मृतकों को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद उत्तर क्षेत्र देखते हैं, कश्मीरी घाटी, जो कि 2500 से लेकर के 1500 BC के बीच है। ये लोग गर्तावास में रहते थे, यानी गड्ढे में घर बना करके रहते थे, और ये लोग पशुपालन पर जो है ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो है मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र, जो कि 2500 से 1500 BC के बीच इसे भी माना गया है, जिसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि है। कर्नाटक के क्षेत्र में ही जो है यहाँ से गोबर, राख, टीला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और दक्षिण के क्षेत्र में अगर बात करें तो ये लोग पशुपालन पर जो है ज़्यादा जोर देते थे, पशुपालन पर ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि यहीं से जो है गोबर, राख के टीले प्राप्त हुए हैं, और इनका मुख्य फसल जो है वह रागी था। इसके अलावा हम लोग अब देखेंगे कि मध्य भारत में 4000 से लेकर के 1200 BC इनका मुख्य क्षेत्र जो था वो कोल्डी हवा, महगढ़ा, चौपानी मांडो आदि है। कोल्डी हवा से जो है चावल की कृषि होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और चौपानी मांडो से मृदभांड निर्माण दिखाई पड़ता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर क्षेत्र 2000 से 1000 BC, जो कि असम के कछारी इलाके में सारातरू, मरकडोला इत्यादि से जो है पसानिक स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जीवन में भी जो है कृषि की अपेक्षा पशुपालन पर ज़्यादा जोर देते थे, पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय के रूप में था। और अन्य क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो इसमें चिरांद यानी कि सारण बिहार, उसके बाद पांडुराज गिरडीवी, महिषदल ये दोनों बंगाल है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है चिरांद, यहाँ से जो है जानवरों के सींग प्राप्त हुए हैं, और तथा हड्डी पर बने उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। अब इस प्रकार से आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं कौन कौन सा ये क्षेत्र था। आप यहाँ
इस प्रकार से आप यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल जो है आप यहाँ देख सकते हैं। ये हमारा चैनल है पूरा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ। तो आप स्क्रीन पे इस प्रकार से देख सकते हैं कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ? मेहरगढ़, चिरांद, इनाम गांव या भीमबेटका। तो कपास का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा है भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से? सराय नहर राय, मदहा, बागोर या भीमबेटका। तो भेड़ बकरियों आदि को रखे जाने का जो साक्ष्य है वह बागोर से प्राप्त हुआ है। सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। सल्क निर्मित औजार जो है प्रमुख रूप से पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? पूर्व पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जवाब है मध्य पूरा पाषाण काल में। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे। पूर्व पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में, उच्च पूरा पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जवाब है उच्च पूरा पाषाण काल में। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई है। किसमें पाई गई है? मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण एवं मध्य पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब है मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में। इस समय जो ही है दोनों संस्कृतियां एक साथ पाई गई है। हस्तकुटार, विदारणी और खंडक उपकरण प्रयुक्त होते हैं किसमें? पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या उच्च पूरा पाषाण काल में। तो इसका जवाब है निम्न पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा कब? नव पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो इसका जवाब है दोस्तों नव पाषाण काल में। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या उपरोक्त कोई नहीं। इसका जवाब है उच्च पूरा पाषाण काल में। सबसे कम अवस्था थी तो किस काल की? मध्य पाषाण काल की, पूरा पाषाण काल की, नव पाषाण काल की या उपयुक्त सभी बराबर थी। तो सबसे कम अवस्था जो है वह मध्य पाषाण काल की थी। राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है किससे? नव पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है मध्य पाषाण काल से। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है किससे? नव पाषाण कालीन संस्कृति से, सर्वप्रथम कृषि से, पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से या उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नव पाषाण कालीन संस्कृति से। पूर्वी भारत का प्रमुख नव पाषाण कालीन स्थल है चिरांद, जोरवे, आदमगढ़ या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है चिरांद।
बुर्ज होम संबंधित है किससे? मध्य पाषाण कालीन स्थल से, नव पाषाण कालीन स्थल से, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल से या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका जवाब है नव पाषाण कालीन स्थल से। कोल्डी हवा का संबंध है चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से, निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल से, सर्वप्रथम गन्ने की खेती से या उपरोक्त कोई नहीं। तो कोल्डीवा का जो संबंध है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? आदमगढ़, कोल्डी हवा, मेहरगढ़ या उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी चावल, गेहूँ, जौ या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब है गेहूँ। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी कौन सा? तांबा, पित्तल, सोना, कांसा। इसका सही जवाब है तांबा। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु था कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा या गाय? कुत्ता। पशुपालन संबंधित है किससे है? पूरा पाषाण काल से, हड़प्पा से, वैदिक काल से या मध्य पाषाण काल से? पशुपालन संबंधित किससे है? मध्य पाषाण काल से। सल्को यानी कि फ्लैक्स से बने औजार संबंधित हैं किससे? उच्च पूरा पाषाण काल से, मध्य पूरा पाषाण काल से, निम्न पाषाण काल से या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है मध्य पूरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई है किससे? पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब है पूरा पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है वैदिक संस्कृति से, हड़प्पा काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से? तो इसका सही जवाब है निम्न पूरा पाषाण काल से। सोहन घाटी का संबंध है निम्न पूरा पाषाण स्थल से, हड़प्पा काल स्थलों से, नव पाषाण स्थलों से या उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब है निम्न पूरा पाषाण स्थलों से। पेबुल उपकरण संबंधित है पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल से? तो इसका सही जवाब है निम्न पूरा पाषाण काल से। मानव को आग की जानकारी हुई उच्च पूरा पाषाण काल से, निम्न पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से या फिर नव पाषाण काल से? तो यहाँ इसका सही जवाब है निम्न पूरा पाषाण काल से। प्रागैतिहास का अर्थ है आदि इतिहास, इतिहास या फिर ऐसा इतिहास जिसके पुरातात्विक व साहित्यिक दोनों साक्ष्य हों, या फिर वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। इसका सही जवाब है डी। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक समाप्त होता है और ये हमारा चैनल है दोस्तों पुरा एकेडमी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।